तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था उसके बारे में बताया, जैसे कि किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमिलिया। और इस चैप्टर में हम स्पेशली किंगडम प्लांटी को पढ़ने वाले हैं, यही इसमें बताया गया है। द नेक्स्ट पैरा इज अबाउट वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम. फंजाई and members of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded from planting. मोनेरा और प्रोटिस्टा जिसमें साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट था, इसकी वजह से इसको प्लांट किंगडम में रख दिया था। तो अभी इसको भी अलग अलग किंगडम्स में क्लासीफाई कर दिया है, वही इसमें बताया गया है। दैट इज द साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनी मोर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पीवाईक्यूज में पूछा जा सकता है। तो इसके बाद इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स इधर इसमें ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि आगे के आने वाले कुछ टॉपिक्स में इसका मेंशन ज़रूर है। तो लेट अस आल्सो लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स। ये इतना पैरा कुछ ये नहीं है। देन इसके बाद ये बताया गया है द अर्लिएस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। इसमें बताया गया है कि जो पहले के क्लासिफिकेशन थे वो मोस्टली मॉर्फोलॉजी के बेस पर ही प्रेजेंट थे, जैसे कि कलर ऑफ द फ्लावर, हैबिट यानी कि कौन से एनवायरमेंट में पाया जाता है, उसकी लीव्स कैसी है, उसके सीड्स के नंबर कितने हैं, एक्सेट्रा। दे वेर मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि अभी मैंने बताया। द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर या फिर एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पर यानी कि फ्लावर के मेल गैमेट पर, जो लिनेस ने बताया था। सच सिस्टम्स वर आर्टिफिशियल, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वेर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो क्लासिफिकेशन था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन था वो ओनली क्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर ही प्रेजेंट था। इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी इनर पार्ट, एनाटॉमी, इस पर ये बेस्ड नहीं था। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से ही बेस्ड था। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम्स गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। आर्टिफिशियल सिस्टम्स से हमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, लेकिन इसने वेजिटेटिव और सेक्शुअल दोनों भी कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया था, यानी कि इनर स्ट्रक्चर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बाहरी स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसमें बताया गया था। उसके बाद एज द अगेंस्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप, फिर उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जिसने ना जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने निकाला था। ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री पर बेस्ड था, यानी कि ये मॉर्फोलॉजी पे बिल्कुल भी बेस्ड नहीं था। अभी मैंने बताया कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम रहता है वो खाली ऊपर ऊपर से क्लासिफिकेशन रहता है, लेकिन जो नेचुरल सिस्टम रहता है वो नेचुरल अफिनिटीज़ पर बेस्ड होता है। इसके अंदर के बॉडी पार्ट्स, इसके स्ट्रक्चर्स, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, इसकी एनाटॉमी क्या है, इस पर ये बेस्ड होती है। तो इससे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के कुछ अलग अलग की पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। तो इस पैरा में ये बताया गया है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो था वो इवोल्यूशनरी हिस्टोरिकल रिलेशनशिप पर बेस्ड था, यानी जो भी हमें कुछ एविडेंस मिलता है उसका उसके पूर्वज से कुछ रिलेट है या नहीं, वो उसके पूर्वज के साथ कुछ संबंध है या नहीं, इससे हम ये बता सकते हैं कि ये कौन से फैमिली का था या फिर ये कौन से क्लास में बैठ सकता था, ऐसे। तो ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैज़ कॉमन एंसेस्टर्स। जो ऑर्गेनिजम्स सेम टैक्सा को बिलोंग करते हैं उनके पूर्वज हमेशा एक ही होते हैं, सेम ही होते हैं। देन उसके बाद न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो थी वो मोस्टली कंप्यूटर्स पर बेस्ड थी। एक ही टाइम हम एक से ज़्यादा या फिर 100 से ज़्यादा भी कैरेक्टर्स को मिलाकर उनके क्लासिफिकेशन कर सकते थे। फिर उसके बाद है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी जो है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड थी, जैसे कि साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यानी क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बिहेवियर क्या है, इस पर। और कीमोटैक्सोनॉमी जो है वो केमिकल्स पर बेस्ड थी। ये ज़्यादातर टैक्सोनॉमिस्ट यूज़ करते थे अपनी लाइब्रेरीज में। तो ये है कुछ क्लासिफिकेशंस के टाइप्स। उसके बाद हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, जो है अलगी। अलगी जो है प्लांट किंगडम की सबसे पहला प्लांट बोल सकते हैं। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा जैसे था, उसको ना सेल वॉल थी, ना वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म थे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म भी नहीं थे, वैसे ही अलगी सबसे पहले इमैच्योर प्लांट्स अगर कहे तो ये अलगी रहती है। अलगी को थैलोफाइटा भी बोल सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ। तो अलगी जो है क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्ज एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिजम्स, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इस लाइन को आप हाईलाइट कर दीजिए। दे ऑकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स, वुड्स, सम ऑफ द आल्सो ऑकर्स इन एसोसिएशन विद फंगाई लाइक एनिमल्स ऑन स्लॉथ बियर। ओके, तो इसमें बताया गया है कि अलगी जो थी मोस्टली डार्क डैम्प एरियाज में पाई जाती है, या फिर जहाँ गीली मिट्टी होती है उधर ये अलगी पाई जाती है। ये जो अलगी है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो कर देती है। 50% CO2 फिक्सेशन जो एनवायरनमेंट का था ये अलगी के कारण ही होता है, और ऑक्सीजन डिजोल्व करने में भी अलगी बहुत हेल्प कर देती है। उसके बाद अलगी का और एक फ़ायदा ये है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कर देती है। जैसे अलगी प्लस फंजाई आ जाए तो ये लाइकन बना देती है। अलगी यानी फाइकोबाइट एंड फंजाई यानी माइकोबाइट, जिससे लाइकन ये प्रोड्यूस होता है। लाइकन जो है वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करता है, यानी पॉल्यूटेड एरियाज में ये ग्रो नहीं करता, बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता। अगर लाइकन कहीं ग्रो है तो हम समझ सकते हैं कि ग्रो हुआ है, तो हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है वो। उसके बाद द फॉर्म एंड द साइज ऑफ अलगी इज हाईली वेरिएबल, रेंजिंग फ्रॉम
कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स एंड फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा। अलगी के मोटिलिटी पर भी टाइप्स है, जैसे कि अगर कौन सी एल्गी कॉलोनियल फॉर्म में है तो उसका एग्जाम्पल वॉलवॉक्स आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स इज कॉल्ड एज सिनोबियम। इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू में एक बार पूछा गया था कि कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स को क्या कहते हैं, तो सिनोबियम, ये याद रखिएगा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि फिलामेंटस फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे उसके यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा। अब ये जो स्पायरोगारा है वो फिलामेंटस भी है लेकिन नॉन मोटाइल भी है, तो नॉन मोटाइल फिलामेंटस अलगी इज कॉल्ड एज स्पायरोगारा। ये एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है, पूछते भी है पीवाईक्यू में, मोस्टली पीवाईक्यू में ये होता ही है। दैट इज नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगैमस अलगी कौन सी है, तो स्पायरोगारा ये इसका आंसर होता है। मरीन अलगी आर कॉल्ड एज केल्प्स फ्रॉम द मैसिव प्लांट बॉडीज। ये जो केल्प्स है ये अलगी में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो केल्प्स है ना ये फियोफाइशिया में रहती है। फियोफाइशिया यानी ब्राउन अलगी का ये टाइप है जिसमें केल्प्स ये एग्जाम्पल होता है, जिसमें ये 100 मीटर तक दूर तक जा सकती है। केल्प्स को ट्रीज ऑफ द सीज भी बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट एंड वाइड रेंज पे उगने वाली अलगी है। उसके बाद द अलगी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। इस पैरा को अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो अलगी के जो रिप्रोडक्शन के टाइप्स है वो 3 टाइप्स है, जिसमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल आते हैं। सेक्सुअल जो होता है उसमें भी 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि आइसोगैमस एंड oogamous। अलगी का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोस्ट कॉमन मोटाइल जूस्पोर से होता है। देन उसके बाद अलगी का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स से होता है। उसमें 3 टाइप्स है, जिसमें पहला है आइसोगैमस टाइप, यानी कि सेम साइज के गैमेट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें के जो गैमेट्स होते हैं उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है, दोनों भी गैमेट्स सेम होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं। ओके, देन आइसोगैमस में ही फ्लैजिलेटेड में यूलोथ्रिक्स आता है एग्जाम्पल में, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड में स्पायरोगायरा आता है, मैंने बताया था। देन उसके बाद एनाइसोगैमस आता है, जिसमें दोनों भी गैमेट डिफरेंट होते हैं। हम उन गैमेट्स में से पता लगा सकते हैं कि ये मेल गैमेट है एंड ये फीमेल गैमेट है, दे बोथ आर इन डिसिमिलर इन साइज। उसके बाद आता है oogamous और एनाइसोगैमस में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि oogamous भी एनाइसोगैमस जैसा ही होता है, डिफरेंट गैमेट्स ही प्रेजेंट होते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि ये मेल है एंड ये फीमेल है, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये दिया गया है कि जो मेल गैमेट रहता है वो स्मॉल रहता है, ये इसमें क्लियरली मेंशन है, एंड फीमेल गैमेट जो रहता है वो लार्ज रहता है। तो एनाइसोगैमी में खाली गैमेट्स डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका साइज नहीं बताया गया है, और oogamous में बोथ गैमेट्स आर डिफरेंट, लेकिन उसमें उसका साइज क्लियरली मेंशन किया है कि मेल जो होता है वो स्मॉल ही होता है एंड फीमेल जो होता है वो लार्ज ही होता है। तो oogamous के जो एग्जाम्पल्स है वो वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम देख ही सकते हैं कि अलगिस के जो एग्जाम्पल्स है उसके स्ट्रक्चर्स यहाँ शो किए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले A1 एंड A2 बताया गया है। A1 एंड A2 इसके कलर से बता सकते हैं कि ये ग्रीन अलगी का एग्जाम्पल है। ग्रीन अलगी यानी क्लोरोफाइशिया, जो ग्रीन अलगी है उसके एग्जाम्पल है। A1 जो है वो वॉलवॉक्स है एंड A2 जो है वो यूलोथ्रिक्स है। उसके बाद आता है B1, B2 एंड B3। B1, B2 एंड B3 ये जो है फियोफाइशिया के एग्जाम्पल है, अलगी के ही है, फियोफाइशिया के एग्जाम्पल है। फियोफाइशिया यानी ब्राउन अलगी, जिसमें B1 जो है वो लैमिनरिया है, B2 जो है वो फ्यूकस है एंड B3 जो है वो डिक्टियोटा है। अब क्लोरोफाइशिया और फियोफाइशिया में हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि फियोफाइशिया जो अलगी रहती है उसमें स्पेशली फ्रॉन्ट, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट प्रेजेंट होता ही है। अगर कौन सी भी अलगी हो और जिसमें आपको फ्रॉन्ट दिखाई दे रहा है, देन होल्ड फास्ट दिखाई दे रहा है, देन स्टाइप, तीनों में से 2 या फिर तीनों में से 3 ही दिखाई दे रहे हैं, तो वो कन्फर्म फियोफाइशिया में आती है। उसके बाद है C1 एंड C2। जो C1 एंड C2 आप देख ही सकते हैं कि A1 एंड A2 जो था वो क्लोरोफाइशिया था, बी जो था वो फियोफाइशिया था, तो C1 जो होगा वो रोडोफाइशिया होगा। तो C1 जो है वो पोरफायरा है एंड C2 जो है वो पॉलीसाइफोनिया है। तो अब आप ये बोलेंगे कि इसमें फ्रॉन्ट तो प्रेजेंट है, लेकिन मैंने क्या कहा है कि फ्रॉन्ट हो सकता है पोरफायरा में, लेकिन मोस्टली एक नहीं 2 या फिर 2 से 3 अगर ये पार्ट्स प्रेजेंट होंगे तो वो फियोफाइशिया में आ जाएंगे। ये पोरफायरा का ओनली फ्रॉन्ट प्रेजेंट है, तो इससे हम ये नहीं बता सकते कि ये है ना फियोफाइशिया में है, बोल के ये रोडोफाइशिया का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद अलगी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज, एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाय अलगी, दैट इज हाफ ऑफ द फिक्सेशन, यानी क्या 50% CO2 फिक्सेशन अलगी से ही बनता है। ये फोटोसिंथेटिक रहती है, इसकी वजह से ऑक्सीजन भी इसमें डिजोल्व हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि मोर देन 70% स्पीसीज ऑफ मरीन अलगी आर एडिबल, ये याद रखिए, पीवाईक्यूज में आ सकता है। इसके एग्जाम्पल जो है वो लैमिनरिया है, पोरफायरा है एंड सरगैसम है। अलगी में हाइड्रोकोलेट्स बोल के भी एक वर्ड है जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी करने का काम करता है, जिसमें अल्चिन एंड कैराजिन ये दोनों अलगी प्रेजेंट होती हैं। अल्चिन जो है वो ब्राउन अलगी होती है एंड कैराजिन जो है वो रेड अलगी होती है। उसके बाद जो अगर है वो एक प्रकार का जेल है, एक टाइप का जेल है जो जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया से प्रोड्यूस होता है। तो ये पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं कि अगर जो है अगर जेल जो है वो को कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया से वो प्रोड्यूस किया जाता है। ये अगर जेल जो होता है वो थिकनिंग एजेंट का काम कर देता है। जैम्स एंड जेलीज में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। जैम्स एंड जेलीज ही नहीं, इसको आइसक्रीम में भी यूज़ कर देते हैं। उसके बाद जो क्लोरेला है, क्लोरेला जो वो यूनिसेल्युलर प्रोटीनेशियस अलगी है, जो एस्ट्रोनॉमर्स या फिर स्पेस रिसर्चर्स इसको स्पेस फूड की तरह यूज़ करते हैं।
उसके बाद है और एक बात, ग्रासिलेरिया जो है वो माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प कर देती है लैबोरेटरीज में, ये भी है बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही इसमें बताया है, दैट इज algae are useful to man in variety of ways. At least half of the CO2 fixation is on the earth is carried out by photosynthesis. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. 50% CO2 algae से ही होता है. Then they are photosynthetic, oxygen dissolve होता है. They are of paranormal importance as primary producers of energy rich compounds which forms the basis of food cycles of all aquatic animals. Energy rich compounds algae ही होते हैं. उसके बाद the algae are divided into three main classes, that is chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. algae जो है उसको 3 पार्ट्स में और डिवाइड किया है, जैसे कि क्लोरोफाइशिया ग्रीन algae, phaeophyceae ब्राउन algae एंड rhodophyceae रेड algae. क्लोरोफाइशिया जो है वो मोस्टली फ्रेश वाटर algae है. इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी कंपलसरी प्रेजेंट होता है. देन इसमें बताया द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइशिया आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन algae. द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस. दे आर यूजुअल ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन अ डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोफाइशिया के जो पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी अलग अलग शेप का हो सकता है, जैसे कि डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल या फिर रिबन शेप. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कप शेप क्लोरोप्लास्ट है उसके एग्जांपल में क्लेमाडोमोनास आता है. ये PYQ में एक बार पूछा गया था, तो आप इसका ध्यान रखिए. उसके बाद मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड एज पायरेनॉइड लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में ही से जो स्टोरेज फूड बॉडीज रहती हैं ये इनके पायरेनॉइड के फॉर्म में स्टोर होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है. पायरेनॉइड कंटेन्स प्रोटीन्स बिसाइड स्टार्च. जो पायरेनॉइड बॉडीज रहती हैं वो ऐसी रहती हैं, इसमें जो बीच में का ये जो डॉट है या फिर पॉइंट है वो प्रोटीन कोट कहलाते हैं, और इसके सराउंडिंग जो ये आप लेयर देख रहे हैं, ये जो शीट है, कवरिंग ऑफ शीट, ये स्टार्च की बनी रहती है. देन उसके बाद जो अलगी रहती है, मतलब क्लोरोफाइशिया जो है उसकी जो इनर लेयर है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, और जो आउटर लेयर है वो पेक्टोज की होती है. तो आउटर के लिए टी है और पेक्टोज के लिए भी टी है, तो हम इससे याद रख सकते हैं कि आउटर लेयर जो होती है क्लोरोफाइशिया की वो पेक्टोज की ही बनी रहती है. देन उसके बाद क्लोरोफाइशिया की भी रिप्रोडक्शन के टाइप्स, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो फ्रैगमेंटेशन से होती है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट स्पोर्स. देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इसकी वो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स से होती है, जो जूस्पोरेंजिया में बना होता है. देन उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इसकी आइसोगैमी हो सकती है, एनाइसोगैमी हो सकती है, एंड ऊगैमी, कौन सी भी हो सकती है. देन इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड क्यारा. तो इसका सिंपल सा आप ये हिंट है, आप याद कर सकते हैं. क्लासिक कार SUV, दैट इज क्लासिक क्लेमाइडोमोनास, कार दैट इज क्यारा, एस दैट इज स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड वॉलवॉक्स, क्लासिक कार SUV. उसके बाद है फियोफाइशिया. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्लोरोफाइशिया की है, इसमें और एक पॉइंट है जो यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन आगे के बॉक्स में उसे मेंशन किया है. तो इसमें बताया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्लोरोफाइशिया की है जो इसमें मेंशन नहीं है लेकिन आगे के टेबल में मेंशन किया गया है, कि इसमें जो फ्लैजेलस होते हैं वो 2 to 8 होते हैं और वो इक्वल एपिकली अरेंज्ड होते हैं, ये याद रखिएगा. देन उसके बाद आता है फियोफाइशिया एंड रहोडोफाइशिया मोस्टली मरीन अलगी है, तो फियोफाइशिया मरीन ही अलगी है. देन उसके बाद उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटेनॉइड्स एंड xanthophyll ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे फियोफाइशिया को ब्राउन अलगी का कलर आता है, ब्राउन कलर आता है, जिससे हम इसे ब्राउन अलगी भी कह सकते हैं. तो xanthophyll या फिर फ्यूकोxanthine ये बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जिस इसमें प्रेजेंट होता है. उसके बाद द मेंबर्स ऑफ फियोफाइशिया आर ब्राउन अलगी दैट आर प्राइमरी फाउंड इन मरीन हैबिटेट्स. दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड इसके साइज अलग अलग होते हैं, इसके स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं. दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक एक्टोकार्पस फर्स्ट टू प्रोफिली ब्रांच फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय केल्प्स. ओके, ये फियोफाइशिया जो है वो मोस्टली मरीन अलगी ही होती है, लेकिन जो एक्टोकार्पस है वो फ्रेश वाटर अलगी है, तो ये एक्सेप्शन है इसका. उसके बाद जो केल्प्स है यहाँ बताया गया है कि प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय केल्प्स विच में रीच एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स. जो मैंने पीछे बताया ही था कि 100 मीटर तक फैल सकती है ये अलगी, बहुत वाइड वैरायटी की, बहुत वाइड रेंज में पाई जाने वाली ये अलगी होती है. उसके बाद ये भी PYQ में पूछा जाता है कि दे वराई इन कलर फॉर्म ऑफ ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द xanthophyll पिगमेंट एंड फ्यूकोxanthine पिगमेंट प्रेजेंट इन इट. तो ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद मैंने बताया ही था कि फियोफाइशिया को अगर फाइंड करना है कि कौन सी क्या है, तो हमें होल्ड फास्ट, टाइप एंड फ्रॉन्ट जो है उसका फोटोसिंथेटिक ऑर्गन रहता है जिसमें फोटोसिंथेसिस ऑकर होती है. तो ये याद रखिएगा, ये इसमें बताया गया है. जो फियोफाइशिया है वो उसका जो फूड रहता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोर कर देता है, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनरिन एंड मैनिटॉल, जो लैमिनरिन एंड मैनिटॉल के फॉर्म में होता है. क्लोरोफाइशिया में जो स्टोरेज ऑफ फूड था वो जो था पायरेनॉइड बॉडीज़ के फॉर्म में था, जो स्टार्च था जो पायरेनॉइड बॉडीज़ में स्टोर होता था. और यहाँ पे इसका जो फूड रहता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं जो लैमिनरिन एंड मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोर होते हैं. देन उसके बाद ये लाइन देखिए, द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक, द स्टाइप एंड द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन दैट इज फ्रॉन्ट. ओके, बताया ही हुआ है. Then the vegetative reproduction takes place by fragmentation. Asexual reproduction in most brown algae is by biflagellated zoospores that are
pear shaped and have two unequal laterally attached flagella. इसके जो फ्लैजिलास होते हैं वो 2 होते हैं, 2 होते हैं और लैटरली अरेंज रहते हैं जो पियर शेप के फॉर्म में होते हैं. उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस एंड oogamous. ओके डन. उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर गैमेट्स आर पायरिफॉर्म दैट इज पेयर शेप्ड एंड बियर 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला. ऊपर ही दिया था लेकिन नीचे फिर से इसने बताया. देन द कॉमन फॉर्म्स ऑफ algae दैट इज Theophysia आर एक्टोकार्पस, Dictyota, Laminaria, Sargassum एंड Fucus. उसके बाद है रोडोफाइशिया. रोडोफाइशिया भी मोस्टली मरीन अलगी है जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड सबसे इंपॉर्टेंट R-phycoerythrin नाम का पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है. The members of Rhodophysia are commonly red algae because of the predominance of red pigment that is R-phycoerythrin in their body. Majority of the red algae are marine with greater concentrations found in the warmer areas. They occur in both well-light regions close to the surface of water and also great depths in the ocean. ये कहाँ भी मिल सकती है? ओशंस के ऊपर भी मिल सकती है, ओशंस के नीचे भी मिल सकती है, एकदम डार्केस्ट एरियाज में भी मिल सकती है, तो इसका कुछ नहीं. द रेड थैला ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड algae are multicellular. इसके जो थैला है वो मल्टीसेलुलर होते हैं. देन उसके बाद द फूड स्टोर्ड एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर. ये PYQ में पूछा गया है कि जो रोडोफाइशिया के जो स्टोर्ड फूड मटेरियल रहते हैं वो किसके फॉर्म में स्टोर होते हैं और उसके अलावा वो कौन से मटेरियल जैसा काम करता है. तो इसका आंसर ये है कि वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है जिसे हम अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन भी कह सकते हैं क्योंकि ये उनके स्ट्रक्चर जैसा सिमिलर होता है. द रेड algae are usually reproduce vegetative by fragmentation. They reproduce asexually by non-motile spores and sexual by non-motile gametes. Okay. Then sexual reproduction is oogamous and accompanied by complete post fertilization. इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद होती है. देन द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम. तो G स्क्वायर एंड P स्क्वायर. ओके. देन टेबल 3.1 देखिए जो क्लोरोफाइशिया, फियोफाइशिया एंड रोडोफाइशिया पर बेस्ड है. डिवीजन ऑफ algae एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इस पर ही क्वेश्चन आते हैं. आप चाहे फिर ये पैरा करें या ना करें लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके कॉमन नेम, मेजर पिगमेंट्स एंड द फूड विच इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ, इस पर आते हैं. सेल वॉल भी पूछ सकते हैं लेकिन इतना कुछ नहीं. तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर इट इज द फ्लैजिलर नंबर एंड द पोजिशन ऑफ द इंसर्शंस, ये है. तो देखते हैं. फर्स्ट वन क्लोरोफाइशिया जिसे कॉमन नेम में ग्रीन algae बोला गया है एंड मेजर पिगमेंट्स इसके क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होते हैं. इसका जो क्लोरोफाइशिया का जो फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. इसकी सेल वॉल सेलुलोज की होती है और सबसे इंपॉर्टेंट 2 to 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिलास होते हैं इसमें. तो ये बात याद रखिए, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं. देन इसका हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, यही सब बताया है नीचे की भी टेबल में. देन उसके बाद है फियोफाइशिया जिसे हम ब्राउन algae कहते हैं. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोसैंथिन इसमें प्रेजेंट होता है. फ्यूकोसैंथिन, सैंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स सब इसमें प्रेजेंट होते हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट जो है ये फ्यूकोसैंथिन है, तो ये याद रखिए. देन उसके बाद इसका जो स्टोर्ड फूड है वो मैनिटल एंड लैमिनरिन के फॉर्म में होता है. सेल वॉल सेलुलोज एंड अर्जिन. इसके जो फ्लैजिलास होते हैं वो 2 अनइक्वल लैटरल होते हैं, ऊपर के इक्वल और एपिकल होते हैं, इसके अनइक्वल एंड लैटरल होते हैं. देन रोडोफाइशिया जो है इसे रेड algae बोलते हैं. इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड R-phycoerythrin का पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है. उसके बाद इसका जो फूड है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है जो सिमिलर है ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन. यहाँ बताया नहीं गया लेकिन NCERT के लाइन में क्लियरली मेंशन है, तो PYQ में ये पूछे जाते हैं तो आप वहाँ लिख सकते हैं. देन उसके बाद सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट की इसकी सेल वॉल होती है. देन इसमें जो है एट एनी स्टेज फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है. क्लोरोफाइशिया, फियोफाइशिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है लेकिन रोडोफाइशिया में उसके बचपन से लेकर एडल्ट होने तक इसमें फ्लैजिला होता ही नहीं. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिए. तो यहाँ पर ही algae का टॉपिक खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रायोफाइट के टॉपिक से स्टार्ट कर लेते हैं. उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, सब टॉपिक्स जैसे algae, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट के टाइप से, उसमें algae एंड ब्रायोफाइटा ये जो है वो हैप्लॉइड होते हैं एंड इसकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक होती है. PYQ में ये पूछा जाता है कि मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, तो हैप्लॉइड होगा तो गैमेटोफाइटिक कंफर्म ही है. तो याद रखिए algae एंड ब्रायोफाइटा बोथ हैप्लॉइड है और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइटिक है. उसके बाद टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स ये तीनों भी डिप्लॉइड है और इनकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक होती है. तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.